Student, last we discussed about the potential energy. The energy due to the position or height of object is called potential energy. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस चैप्टर में हम जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म डिस्कस करेंगे वो फॉर्म होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द हाइट। ओके, नाउ वी हैव वन क्वेश्चन. In this question we have to prove that gravitational potential energy depend upon only initial and final position of body, but independent on path followed by the body. इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ग्राउंड है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस हाइट पे लेके जाना है. अब इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने के कई मेथड हो सकते हैं. एक तो हम इसको डायरेक्टली उठा के सीधा बिल्कुल लिफ्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं. सेकंड इसको हम इंक्लाइंड पे ऐसे रोल करके ले जा सकते हैं. थर्ड इसको हम स्टेप बाय स्टेप मीन्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप मीन्स उठा कर लेकर जा सकते हैं, और किसी भी एकदम पर्टिकुलर पाथ के अलोंग ऐसे ले जा सकते हैं. मीन्स अलग अलग मेथड हो सकते हैं टू रेज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ओके, तो इन सभी केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के मीन्स इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल मीन्स वो इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ पे पहुँच रहा, उस पर ही डिपेंड करेगा. उसका पाथ ऐसा है या ऐसा है, इस पर उसका कोई डिपेंडेंस नहीं होगी इसकी. So in this question we have to prove. In this question we take two different paths. एक first position path 1, path 2. In path 1 we raise the body directly from point A to point B by height h. In path 2 we raise the body step by step. First we raise from A to A1 and then A1 to V1 and V1 to B. मीन्स जहाँ पे भी सेम हाइट पे ही ऑब्जेक्ट को हम लेकर जा रहे हैं और जहाँ पे भी हम उस ऑब्जेक्ट को सेम हाइट एच पे लेके जा रहे हैं. हाइट दोनों पॉइंट में सेम है. अब हमने इसमें प्रूव करना है कि इन दोनों केसेस में जो वर्क होगा या जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी. इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन दैट इज ए एंड फाइनल पोजीशन बी. सिमिलरली हियर इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इन बिटवीन पोजीशंस. ओके, तो हमारे पास पाथ 1 के लिए है फर्स्ट पाथ 1. अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. इसको हमने ए पॉइंट से बी मीन्स अप टू हाइट h लेकर जाना है. तो इस पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू ग्रेविटी. हमने लास्ट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था. किसी ऑब्जेक्ट को हमने रेज करना है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी. और वेट कितना होता है? m इंटू जी. अब इसको हमने कितनी हाइट पे लेके जाना है? h. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? mgh. जी हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है लास्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हमारे पाथ 1 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी आ गई? mgh. अब हमारे पास है पाथ 2. पाथ 2 में हम फर्स्ट वी रेज द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू a1. ए टू a1 हाइट कितनी है हमारे पास? h1. और बॉडी का मास वही है सेम m. तो फ्रॉम A टू A1 उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? mgh1. मीन्स फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1 फ्रॉम A टू A1. अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब हम A1 से V1 तक लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को. A1 से V1 तक. A1 में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो इस पर फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो किस डायरेक्शन में होएगा? डाउनवर्ड. और इस केस में फोर्स मीन्स mg डाउनवर्ड होगा और डिस्टेंस इस साइड में होगी, और इनमें एंगल कितना होगा? 90. व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इन दैट केस जो वर्क डन होता है वो होता है 0. मीन्स तो जहाँ से जहाँ तक जो
वर्क डन होगा वो 0 होगा, तो इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे कोई वर्क ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से स्टोर होगी, तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो इस जहाँ से A1 टू V1 जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगी 0। जहाँ आप इसको ऐसे भी एलेबोरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, A1 की भी हाइट ग्राउंड से H1 है और B1 की भी हाइट H1 है, मास सेम है m, तो A1 पोजीशन पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी क्या रहेगी mgh1, और हमारे पास B पॉइंट पे भी जो एनर्जी है वो भी फिर वही सेम होगी, बिकॉज जहाँ पे भी हाइट H1 है तो जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh1। तो मीन्स A1 टू V1 पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, डेट इज mgh1। अब हमने ऑब्जेक्ट को V1 से B तक लेके जाना है, तो V1 से B तक हाइट कितनी है h2, मास है हमारा m, ग्रेविटी कितनी लगेगी g, तो जहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh2, तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh1 प्लस mgh2, जहाँ से हमारे पास mg है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा h1 प्लस h2। अब जहाँ पे A से A1 तक H1 है और V1 से V तक H2 है, मीन्स ये H1 प्लस H2 कर दें, अगर हम इन दोनों हाइट को ऐड कर दें तो उनका जो टोटल सम होगा वो टोटल हाइट H के इक्वल होगा। तो जहाँ पे हम H1 प्लस H2 इज इक्वल टू पुट कर देंगे H, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी mgh। अब हमारे पास पाथ 1 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो कितनी थी mgh, और पाथ 2 के लिए भी जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है mgh, मीन्स दोनों पाथ में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है। तो इस जहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी, जहाँ पे भी A और B और जहाँ पे भी A और B, वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि उस ऑब्जेक्ट को हम सीधा रेस कर रहे हैं या उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं या किसी इंक्लाइंड पे लेके जा रहे हैं, मीन्स उस पर कोई उसका डिपेंडेंस नहीं होगी। सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and independent on the path followed by the object. Okay student.